नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। हम उनकी समृद्ध संस्कृति, उनके इतिहास और उन सभी जरूरी पहलुओं को जानेंगे जो एमपीपीएससी की तैयारी के लिए बेहद अहम है। तो हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। मैं आपको उनकी पहचान, भौगोलिक विस्तार और सामाजिक संरचना के बारे में बताऊंगी। और फिर मैं आपको उनके कला, त्योहारों और मान्यताओं की रंगीन दुनिया में ले चलूंगी। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि गोंड जनजाति की पहचान क्या है, ये नाम आया कहाँ से और सबसे जरूरी वे खुद को क्या बुलाते हैं। देखिए, गोंड शब्द जो है वो असल में तेलुगु के एक शब्द कोंड से निकला है, जिसका मतलब होता है पहाड़ी। तो ये एक तरह से बाहर के लोगों का दिया हुआ नाम है। और जानते हैं मजेदार बात क्या है? ये लोग खुद को कोई तोर कहते हैं। इसका मतलब भी पहाड़ों पर रहने वाले ही होता है, लेकिन ये उनका अपना नाम है जो दिखाता है कि वो प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी फैक्ट पर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये आंकड़ा उनकी सामाजिक और राजनीतिक अहमियत को साफ साफ दिखाता है। ठीक है, तो अब जब हम उनकी पहचान समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रहते कहाँ हैं, उनका भौगोलिक केंद्र कहाँ है। अगर हम इस मैप को देखें तो साफ पता चलता है कि गोंड आबादी ज्यादातर नर्मदा घाटी के दोनों तरफ और सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों में बसी हुई है। मतलब उनकी पहाड़ों के लोग वाली पहचान उनके रहने की जगह से भी साबित होती है। और परीक्षा के लिहाज से ये जिले याद रखने बहुत जरूरी हैं, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी जिले जैसे कि मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा। ये उनके सबसे प्रमुख निवास स्थान हैं। इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने ये जाना कि गोंड कौन है और कहाँ रहते हैं। चलिए अब उनके समाज के अंदर झांकते हैं, जो काफी मजेदार और जटिल है। ये सिर्फ एक समूह नहीं, बल्कि इसमें कई परतें हैं जहाँ हर किसी की एक अपनी खास भूमिका होती है। अच्छा, गोंड समाज की एक बड़ी खासियत यह है कि वो काम के आधार पर कई उपजातियों में बटा हुआ है। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, अगरिया लोहे का काम करते हैं, प्रधान पुजारी होते हैं, ओझा झाड़ फूक का काम करते हैं, सोल्हास बढ़ई का काम करते हैं और कोयला भूतिस नाचने गाने का। ये सामाजिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इन कामकाजी ग्रुप्स के अलावा मोटे तौर पर 2 मुख्य उपसमूह भी हैं। एक है राजगोंड, जो जमींदार या शासक वर्ग से ताल्लुक रखते थे, और दूसरे हैं धुरगोंड, जो पहले सैनिक हुआ करते थे और अब ज्यादातर खेती मजदूरी करते हैं। ये बंटवारा उनके गौरवशाली इतिहास की झलक देता है। अच्छा, अब उनके समाज की एक बहुत ही अनोखी परंपरा की बात करते हैं। ये है दूध लौटावा विवाह। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच शादी को काफी अच्छा माना जाता है। इसके पीछे सोच ये है कि परिवार के रिश्ते और मजबूत हों। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एमपीपीएससी की परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे खास तौर पर याद रखिएगा। चलिए अब गोंड समुदाय के उस हिस्से में चलते हैं जो रंगों, संगीत और आस्था से भरा हुआ है। उनकी कला, उनके त्योहार और उनकी मान्यताएं, यही तो उनकी पहचान का असली दिल है। उनकी कला का सबसे खूबसूरत रूप है डिगना और नोहडोरा। ये असल में दीवारों और फर्श पर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स हैं जो शादियों और त्योहारों पर बनाई जाती हैं। आप सोचिए, हर खुशी के मौके पर घर को कला से सजा दिया जाता है। हर डिज़ाइन, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है। और ऐसा नहीं है कि ये कला सिर्फ गांव तक ही सीमित है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान मिली है। भज्जू सिंह श्याम और दुर्गाबाई व्याम जैसे महान कलाकारों को पद्मश्री सम्मान मिला है। ये इस कला की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और बात करें त्योहारों की, तो मड़ई और लारूकाज जैसे त्योहार सिर्फ जश्न नहीं है, ये पूरे समुदाय को एक साथ लाने का मौका होते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, मड़ई उत्सव में कितनी रौनक होती है। पूरा समुदाय मिलकर अपनी संस्कृति का जश्न मनाता है। उनकी आस्था और विश्वास का आधार है कोया पुनेम दर्शन। ये सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। वो लिंगो देव को अपना पूर्वज और भगवान शिव का ही एक रूप मानकर पूजते हैं। ये प्रकृति और परमात्मा के बीच उनके गहरे रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाता है।
चलिए, तो अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम उन फैक्ट्स पर दोबारा नज़र डालेंगे जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक तरह से क्विक रिवीजन है। पहला पॉइंट, गोंड गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? उसे मुकद्दम या गोटिया कहा जाता है। ये गांव के सारे प्रशासनिक मामले देखता है। दूसरा पॉइंट, गांव में धार्मिक रस्में कौन करवाता है? वो पुजारी होता है, जिसे दवारी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, उनका एक पारंपरिक पेय है जिसे पेज कहते हैं। ये कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज को उबालकर बनाया जाता है और ये काफी पौष्टिक होता है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब आते हैं आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की आबादी उपलब्ध डेटा के अनुसार लगभग 50.93 लाख है। और ये चार्ट इस आंकड़े को और भी साफ कर देता है। गोंड जनजाति राज्य की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 33.25% है, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। ये उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय बनाता है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब परंपराएं और आधुनिक दुनिया एक दूसरे से मिल रही हैं, तो गोंड जनजाति की ये अनमोल विरासत भविष्य में कैसे आगे बढ़ेगी और हम सबको प्रेरित करती रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।